नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। यूपी मांगे उत्तर में आज एक बार फिर बात एक टूल किट और सच झूठ की। एक दिन पहले बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया। संबित पात्रा ने कहा कांग्रेस ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि खराब करने के साथ साथ देश को बदनाम करने की कोशिश की। संबित पात्रा ने कहा कि इसके लिए कांग्रेस ने एक टूल किट जारी की। आरोप बड़े थे सो कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ कोर्ट चली गई। इसके बाद आज संबित पात्रा ने अपने आरोपों को सही साबित करने के लिए एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कुछ कथित सबूत पेश किए। संबित ने कहा कि कांग्रेस के एक सांसद के ऑफिस में काम करने वाली एक महिला सौम्या वर्मा ने ही ये टूल किट तैयार की थी। इसके बाद से ये मामला और गर्मा गया है। बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है तो कांग्रेस पलटवार कर रही है। अब सवाल यही है कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। मगर सबसे बड़ा सवाल यह है कि लोगों की जान जा रही है, कोरोना कहर बरपा रहा है, मगर सियासत का सारा फोकस, सियासत की सुई टूल किट पर क्यों अड़ी है। ऐसे ही कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास और बड़ा पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा। लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। कोरोना की दूसरी लहर ने देश में जमकर कहर बरपाया। मामलों की संख्या तो कम हो रही है, मगर मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन देश की सियासत को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सियासी गलियारों को आजकल एक टूल किट गरमा रही है। जी हां, वही टूल किट जिसकी गूंज मंगलवार को भी सुनाई दी थी और आज भी वही टूल किट विवादों में है। एक दिन पहले बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र की सरकार को बदनाम करने का आरोप लगाया। संबित पात्रा ने इसके लिए एक टूल किट का हवाला दिया और दावा किया कि कांग्रेस इस टूल किट के जरिए देश की छवि बिगाड़ रही है। बीजेपी ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया था, इसीलिए कांग्रेस ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संबित पात्रा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और कोर्ट चली गई। जिसके जवाब में एक बार फिर संबित पात्रा सामने आए और दोबारा उसी टूल किट को शेयर करते हुए दावा किया कि ये टूल किट सौम्या वर्मा नाम की एक महिला ने तैयार की है, जो कांग्रेस सांसद राजीव गौड़ा के ऑफिस में काम करती हैं। कि आज देश सोनिया जी और राहुल जी से सवाल पूछ रही है कि आखिरकार यह जो टूल किट था उसका ऑथर आज सामने आया है। क्या सौम्या वर्मा जी कांग्रेस की कार्यकर्ता हैं? क्या सौम्या वर्मा जी एआईसीसी रिसर्च विंग में काम करती है? क्या सौम्या वर्मा जी राजीव गौड़ा के निहित काम करती है? और क्या वो इस टूल किट की ऑथर नहीं है? कांग्रेस पार्टी इसका जवाब दे। पात्रा ने बाकायदा सौम्या वर्मा की उन तस्वीरों को भी पोस्ट किया जिसमें वो राहुल गांधी समेत कई कांग्रेस नेताओं के साथ नजर आ रही हैं। उधर दूसरी तरफ सौम्या वर्मा का नाम सामने आते ही उनका नाम ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा। तो वहीं पात्रा के लगातार हमलों का जवाब कांग्रेस ने भी दिया है। ये मोदी जी का क्लासिकल कॉन्स्पिरेटोरियल ध्यान बटाने का एजेंडा है। पर ये कह रहे हैं हम तो फर्जी टूल किट के अंदर पूरे देश को उलझाकर रखना चाहते हैं। देश बेवकूफ नहीं है, देश समझदार है। जहां एक तरफ देश कोरोना से जूझ रहा है, वहीं दूसरी तरफ सियासत की सुई एक टूल किट पर अटक गई है। सवाल ये है, क्या वाकई इस टूल किट को कांग्रेस ने तैयार किया और सरकार और प्रधानमंत्री को बदनाम करने के लिए ही ये टूल किट तैयार की गई थी? सवाल यह है, क्या टूल किट के जरिए इस मुश्किल दौर में अपना सियासी उल्लू सीधा करने की कोशिश की जा रही थी? सवाल यह है, संबित जो देश को बदनाम करने का आरोप कांग्रेस पर लगा रहे हैं, उनमें कितना दम है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि लोगों की लाशों पर सियासत कब तक जारी रहेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
ये एक रिपोर्ट हमने आपको दिखाई और हमने आपको बताया कि आज लगातार दूसरा दिन है जब टूल किट पर बवाल जारी है। कल संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कांग्रेस पर आरोप लगाया। कांग्रेस ने कहा हमारी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संबित पात्रा के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस कोर्ट चली गई। आज संबित पात्रा ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कुछ कथित सबूत पेश किए। कथित हम इसलिए कह रहे हैं जो कि इन सबूतों को हम सही नहीं ठहरा सकते, कोर्ट ही तय करेगा कि इन सबूतों में कितना दम है और टूल किट क्या वास्तविकता में देश और प्रधानमंत्री की छवि खराब कर रही थी या नहीं। लेकिन सवाल बहुत सारे हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे और सीधा मेहमानों की तरफ रुख कर रहे हैं। हमारे साथ खास पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी जुड़ रहे हैं। इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से एमएलसी प्रवक्ता उदयवीर सिंह जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता मोहम्मद अब्बास हैदर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और राजनीतिक विश्लेषक मनीष हिंदवी जी हमारे साथ हैं। सियासी प्रतिक्रियाओं से पहले राजनीतिक विश्लेषक मनीष हिंदवी जी के पास मैं जा रहा हूं। मनीष जी, सबसे पहला सवाल आपसे। सर, सियासत की सुई ये कहां अटकी पड़ी है? मरीजों की मौत हो रही है, देश में कोरोना के नए केसेस कम आ रहे हैं, अच्छी बात, लेकिन मरने वालों का आंकड़ा नए रिकॉर्ड बना रहा है। इस पर फोकस करने की बजाय कहां जाकर सियासत ये अटकी हुई है? देखिए, ये तो हम आप सब लोग महसूस करते हैं जो थोड़ा भी संवेदनशील हैं कि राजनीति में बहुत सारी गिरावट आ चुकी है और कहीं ना कहीं अब हम सारे लोग आंकड़े हैं और हर बात मुद्दा है, कोई संवेदनशीलता है नहीं। तो अब इन मौतों से पक्ष क्या विपक्ष क्या किसी को कोई परवाह नहीं है। हर आदमी को राजनीति चाहिए, किसी को ऊपर जाना है, किसी को खींच के नीचे लाना है। ये सारी लड़ाई यहीं पर जाकर सीमित हो गई है। कुल मिलाकर बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अब देखिए, जैसे बीच में टूल किट आ गया, टूल भाई या तो अब दोनों की तरफ से अगर आप सोचने की कोशिश करिए, अगर आप बहुत न्यूट्रल वे में सोचने की कोशिश करिए, दोनों तरफ से, भाजपा की तरफ से सोचिए तो भाजपा को एक ऐसा मुद्दा इस वक्त चाहिए जिससे वो मौतों की तरफ से और अपनी असफलता की तरफ से ध्यान हटा सके। विपक्ष की तरफ से सोचिए अगर आप, तो उनको अपनी नाकामी की, वो सरकार का ठीक से विरोध नहीं कर सके, ठीक से मुद्दों पर ध्यान नहीं ले सके, उनको कुछ ना कुछ अलग करना है। जब तक जांच नहीं होगी तब तक सच सामने नहीं आएगा। लेकिन दुर्भाग्य, आप जानते हैं क्या दुर्भाग्य ये, ना कभी जांच होगी ना कभी सच सामने आएगा। हाँ, लेकिन इस छिछलेदारी में हम आप सफर करते रहेंगे। मनीष जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। मोहम्मद अब्बास हैदर साहब, आपके पास आ रहा हूं। अब्बास जी, तो क्या ये दोनों तरफ से विन विन सिचुएशन है, मुनाफे का सौदा है? सरकार आंकड़ों पर से ध्यान हटा सके, इसलिए टूल किट बेहतरीन मौका है सरकार विपक्ष पर हमला करने का, और सरकार को इस नाजुक दौर में, मुश्किल दौर में घेरा जा सके, सरकार की बखिया उधेड़ी जा सके, इसके लिए एक बहुत मजबूत हथियार लगा है, टूल लगी है कांग्रेस के हाथ। आसिफ साहब, मैंने कल पहली बार ये शब्द टूल किट सुना। मुझे लगा शायद संबित पात्रा जी की गाड़ी का कोई टूल किट की बात हो रही है। ये कांग्रेस पार्टी ने एफआईआर कर दिया है। देश और विदेश की जिस भी एजेंसी से आप जाए हैं, इसकी जांच करवा लें। कांग्रेस का इस तरह की टूल किट से कोई लेना देना नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी टूल किट बनाती होती तो पिछले कोई चुनाव हम लोग हारे ना होते। टूल किट बनाना भारतीय जनता पार्टी का काम है। ये उनके टूल किट का ही हिस्सा है कि एक फेक टूल किट क्रिएट कर दो, पब्लिक को भ्रमित कर दो, असल मुद्दों से डाइवर्ट कर दो। कल जब हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट फैसला देता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट कहता है कि राम भरोसे स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं प्रदेश और देश की, तो ये टूल किट आ जाती है। उसके कुछ घंटे पहले 270 डॉक्टरों की दूसरी लहर में कोविड से मौत हुई, ये आती है। क्या ये महज जो है इत्तेफाक है कि उसी समय एक टूल किट का एक ड्रामा क्रिएट किया जाता है? जांच कराइए, जिससे जांच करानी हो आपको। कांग्रेस का ऐसी टूल किट से कोई मतलब नहीं है और मोदी जी का विरोध करने के लिए किसी तरह की टूल किट की किसी पार्टी को आवश्यकता ही नहीं है। ठीक, अब्बास जी, आपने कहा कि मैंने कल से पहले टूल किट शब्द नहीं सुना था, तो आपने अगर ये टूल किट का शब्द नहीं सुना था और आपने कहा कि अगर कांग्रेस टूल किट इस्तेमाल करती होती तो कोई चुनाव नहीं हारते, तो क्या इतनी पावरफुल होती है टूल किट? और जब आप ये कह रहे हैं कि ये इसी वक्त में टूल किट सामने आई है, तो क्या पहले से तैयार थी? मैं बता रहा हूं आपको,
देखिए, भारतीय जन बिल्कुल पहले से इनके पास सब चीजें तैयार थी कि जब हम कहीं फंसेंगे तो हम ये मुद्दा सामने ले आएंगे और कई दिनों तक हमारे पब्लिक का और मीडिया का अटेंशन डाइवर्ट करेंगे। इनकी टूलकिट में होता है हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद। इनकी टूलकिट में कभी अस्पताल, रोजगार, दवाई, इलाज, ये सब चीजें महंगाई नहीं होती है। तो ये इनकी बनी बनाई टूलकिट है जिसपे काम करते आ रहे हैं। हम लोग पब्लिक के लिए काम करना चाहते हैं। कांग्रेस ने डिलीवर किया है, इन्होंने सिर्फ वादे किए हैं और वादों को कभी निभाया नहीं है। ठीक, तो अब्बास जी, जब आप टूलकिट से आरोप खारिज कर रहे हैं, ये सौम्या वर्मा कौन है? कौन है ये सौम्या वर्मा? मैं बिल्कुल नहीं जानता सौम्या वर्मा कौन है। इसकी जांच होनी चाहिए और पता लगाना चाहिए। कांग्रेस के इतने सांसद हैं, अभी आपने जिस हिसाब से, मैं तो कभी नाम भी मैंने नहीं सुना, संबित पात्रा के ट्वीट से मैंने देखा कौन है ये, मैं नहीं जानता कौन है। इसकी जांच कराइए और जो भी दोषी उसे सजा दीजिए। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, अगर टूल किट कांग्रेस पार्टी की निकल आई तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। ठीक, मैं लौट रहा हूं आपके पास। वैसे तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो अब्बास जी आपके इस बयान को सुन के खुश हो गए होंगे कि कांग्रेस के इतने सांसद हैं कि अब उसमें से किसके स्टाफ में वो सौम्या वर्मा काम करती हैं पता नहीं। खैर, कांग्रेस के कितने सांसद हैं और बीजेपी के कितने सांसद हैं वो तो आंकड़ों में है। मैं लौट रहा हूं उस पर अब्बास साहब आपके पास। हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी आपके पास आ रहा हूं। हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, अब तो मामला कोर्ट में है, कांग्रेस कोर्ट चली गई है सर। कांग्रेस का सीधा कहना है ध्यान भटकाने के लिए आप टूल किट निकालकर सामने लाए, वरना इस टूल किट की ना तो अभी कोई आवश्यकता थी, ना इसका कोई अभी औचित्य है, ना उद्देश्य। अचानक से टूल किट सामने आती है, आप कहते हैं कांग्रेस की है, कांग्रेस कहती है आप ध्यान भटका रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी के पास अगर कोई मुद्दा होता और तो मुझे लगता है कि जिस तरह से लगातार वो राष्ट्रीय मुद्दों पर जिस तरह से वो राष्ट्रीय हितों के साथ खिलवाड़ करती है, वो शायद न करती। कांग्रेस आज कुर्सी के लिए इस तरह नीचे गिर गई है कि वो कुंभ मेले को सुपर स्प्रेडर बताती है और वो जो ये सेकेंड वेव जो आई कोरोना की, उसको इंडियन वेरिएंट बताने लगी, मोदी वेरिएंट लिखने के लिए कहने लगी अपने लोगों से। और तरह तरह के जो चाहे वो किसान आंदोलन के समय जब इनका टूल किट आया था सामने, तो आज वो तो अपने लोगों को यह भी सलाह दे रहे हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों से भी कहीं समझौता करना हो तो भी आप करिए, लेकिन किसी न किसी तरीके से मोदी जी को बदनाम करने के लिए, मोदी जी के को लेकर के वो कहीं गुजरात में वैक्सीन के वितरण को लेकर के आप मोदी को बदनाम करिए। माने कोई न कोई कांग्रेस का लीडरशिप या आज इस बात को तलाशता है कि हम कौन सा ऐसा अस्त्र अपनाएं कि मोदी की छवि धूमिल हो। लेकिन ये कांग्रेस के मित्रों को ये नहीं पता है कि ये इस तरह के पुलवामा से लेकर के अनेक इन्होंने अस्त्र अपनाए और सब फ्यूज होते गए। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में उन्हीं के मंत्री ने बताया उस एयर स्ट्राइक की जो घटना का पूरा सच बताया, लेकिन राहुल गांधी कभी देश के सामने नहीं आए होंगे और माफी नहीं मांगी होगी कि हम लगातार देश की इस मुद्दे को लेकर के, पुलवामा को लेकर के जो हम प्रचार करते रहे वो गलत था, हम देश से माफी मांगते हैं और देश की जनता से माफी मांगते हैं। तो ये जो लगातार जो कांग्रेस का प्रयास है, उसी का एक ये भी सामने आया कि सौम्या वर्मा जो कांग्रेस की एम्प्लॉई है या कार्यकर्ता है जिसने ये तैयार किया, और उनके नेता लगातार, अगर ये टूल किट उनका नहीं था, इस तरह की उनकी कोई प्लानिंग और उनका कोई षड्यंत्र नहीं था, तो उनके जो लोग जिस तरह से ट्वीट कर रहे थे, जिस तरह से राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा लगातार इस तरह की कुंभ जैसे आयोजन को उन्होंने सुपर स्प्रेडर बता दिया, और अब इस कोरोना के सेकेंड वेव को इंडियन वेरिएंट बताने लगे, जबकि WHO तक ने कहा कि इंडियन वेरिएंट जैसी कोई चीज नहीं है। तो ये जो हालत है कांग्रेस की, वो कुर्सी के लिए इनकी बेताबी इस कदर बढ़ गई है कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे से भी समझौता करने को तैयार है और देश की छवि को किसी स्तर तक धूमिल करने की तैयार। मैं इस पर लौट रहा हूं आपके पास हरीश चंद्र जी। मीडिया की जो रिपोर्ट है उनको बने एक गैंग लगा हुआ है कि जो तरह तरह की रिपोर्ट विदेशों में भी छपा हुआ है, और कांग्रेस का लीडरशिप कहता है कि उस तरह की रिपोर्टों को हाईलाइट करिए आप लोग। ठीक, हरीश चंद्र जी आ रहा हूं मैं आपके पास। हमारे साथ उदयवीर सिंह जी हैं, MLC हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। उदयवीर जी आपके पास आ रहा हूं और सवाल आपसे ये,
सर देखिए, है तो मसला कांग्रेस और बीजेपी के बीच का, लेकिन विपक्षी दल होने के नाते, यूपी के बड़े दल होने के नाते आपका इसमें टिप्पणी बहुत अहम है। मेरा सीधा सवाल आपसे ये, क्या आपको वाकई लगता है कि ये ध्यान भटकाने की कोशिश है मुद्दे से? नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूं, ये कांग्रेस और बीजेपी के बीच का मुद्दा नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के काम करने और जिम्मेदारी लेने और उससे बच के भागने का मुद्दा है। जब आप सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी चली गई, एफआईआर दर्ज करा दी कांग्रेस ने, तो दोनों कोरोना को कंट्रोल करने पे ध्यान क्यों नहीं देते हैं? क्यों इस पे बहस कर रहे हैं? क्यों इसी पे ट्वीट करे जा रहे हैं? जब सुप्रीम कोर्ट बीजेपी गई है और एफआईआर कांग्रेस ने कराई है, तो दोनों को विश्वास होना चाहिए जहां शिकायत की है। तो उसकी जांच होके जब तक आती नहीं है, तब तक तो कोरोना से लड़ें। ये राष्ट्रवाद और नेशनल इंटरेस्ट और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजाक बना दिया। हम विपक्षियों की बात छोड़िए, कल सीतापुर के भाजपा विधायक ने कहा कि अगर हम सच्चाई बोलेंगे तो हमारे ऊपर राष्ट्रद्रोह और देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो जाएगा। कोई व्यवस्था नहीं है। ये मेरठ के सांसद ने, भाजपा के ने कहा, बरेली के सांसद ने कहा, बरेली के व्यवस्था प्रमुख आरएसएस की मृत्यु हो गई, उनका परिवार रो रो के कहता रहा कि हम लेके घूमते रहे, कोई इंतजाम नहीं हो पाया। लोग पूछ रहे हैं आपसे, हाईकोर्ट ने आपके खिलाफ टिप्पणी कर दी, मनोज मिश्रा प्रवक्ता भाजपा के इतने दिन तक संघर्ष करते रहे, कोई इलाज नहीं मिल पाया, कोई अटेंड करने नहीं गया, बेचारे स्वर्गवासी हो गए। जिन पत्रकारों ने सवाल किया उन पे एनएसए और इस तरह के मुकदमे लिख दिए। जो रिटायर्ड आईएएस अधिकारी सवाल उठाए उन पे एनएसए का मुकदमा लिख दिया, एनएसए लगा दिया लोगों पर। तो आप बताइए, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार, समाजवादी पार्टी की बात छोड़िए, भाजपा के सांसद, विधायक, संगठन के लोग, ये सब झूठ बोल रहे हैं। हर साल ये महीना आता था, हर साल गंगा में क्यों इतनी लाशें नहीं आती थी? इस बार कहां से आई? और बनारस में आई है जहां से प्रधानमंत्री जी सांसद हैं। तो अपने संसदीय क्षेत्र को ही एड्रेस कर दें। लोग पूछ रहे हैं, आप चुनाव लड़ते रहे, लोग मरते रहे। मसले में जितना गुनाहगार बीजेपी को पाते हैं, उतने ही गुनाहगार कांग्रेस को पाते हैं। मेरा कहना यह है कि बीजेपी ने यह मुद्दा उठाया है, तो बीजेपी ने जिन जांच एजेंसियों पे बात की है वह उन पे भरोसा करके इंतजार करें और अपना काम करें। बीजेपी चाहती है कि कोरोना पे बात ना हो, जो गिद्ध और कुत्ते सबों को नोच रहे हैं उस पे बात ना हो। ये बात ना हो कि पीएम केयर फंड और यूपी का जो सीएम केयर फंड था, जो विधायकों की निधि पिछली साल जब्त की थी, वो 1 साल तक आप रोके रखे अपने पास। आपने क्यों उससे समय से व्यवस्थाएं नहीं की? इनके जवाब देने चाहिए, इनका इंतजाम करना चाहिए। वो टूल किट में पूरे देश को उजाला देना चाहते हैं। और जब आपके पास उदयवीर जी आता हूं, तो मोदी जी की उसी उदयवीर जी आता हूं आपके पास, मनीष जी आपके पास आ रहा हूं। मनीष जी, इसका मतलब अगर ये ध्यान भटकाने की कोशिश है भी, तो क्या विपक्ष भटक गया? क्या ध्यान हट गया असल मुद्दों से? आपको लग रहा है ऐसा? अच्छा, आपको ये लगता है कि असल मुद्दों पर कोई है? आपको ये लगता है? जी। जिस हिसाब से हमारे क्या चीजें चल रही हैं, आप याद करिए कि अक्टूबर से ही दुनिया में सेकेंड वेव, अक्टूबर क्या उसके पहले से दुनिया दूसरी वेव के जद में आ गई थी। हमारे क्या कहीं कोई चर्चा आपने सुनी कि उसको लेकर कोई तैयारी होनी चाहिए, हम लोग को सतर्क रहना चाहिए? सरकार तो लापरवाह थी, लेकिन क्या विपक्ष भी उनके साथ लापरवाह नहीं था? कौन आवाज उठा रहा था? उसके बाद इधर इस लगातार जो महामारी, जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी, बेड्स के ये भयावह है। इस तरह की महामारी मैंने तो अपने जीवन काल में नहीं देखी। लेकिन सवाल इस बात का, कितनी गंभीरता से कौन इस बात का ख्याल रख रहा था? हम लोग, मैंने कहा नहीं, मौत सिर्फ एक आंकड़ा, आदमी सिर्फ आंकड़ा बनकर रह गया है। इधर वाला उसको दबाना चाहता है, उधर वाला उसको उठाना चाहता है, आम आदमी तो बीच में पिस कर रह गया है। ये बहुत ही खराब स्थिति है, भयावह है। और इस तरह की जो अभी पॉलिटिक्स हो रही है, इससे बचने की जरूरत है। मैं उदयवीर जी की इस बात से सहमत हूं कि ये समय ऐसा नहीं है कि इस पर राजनीति करी जाए। और आप टूल किट से कोई बच थोड़ी पाएगा। जो भी डिजिटल एयर स्पेस में होगा वो सब पकड़ में आ जाएगा। कौन सौम्या वर्मा है, किसकी टूल किट है, किसने लिखा, किसके लिए लिखा, आप इंक्वायरी करा लीजिए उसकी। लेकिन अभी फिलहाल ये वक्त ये दोष और आरोप और प्रत्यारोप का नहीं है, ये देश को संभालने का वक्त है। ठीक, मैं मनीष जी इस पर आता हूं। इस पर एक बहुत अहम सवाल यह रहेगा कि जब आप खुद शिकायत करते हैं तो उससे पहले
प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है, दावा यह किया जाता है कि हमारे सबूत ठीक हैं, तो उन जांच एजेंसियों का क्या जिनमें आपने शिकायत दर्ज कराई थी और भरोसा जताया था? यह बहुत बड़ा सवाल है जिस पर हम बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत छोटा सा ब्रेक है, जल्द लौट रहे हैं। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर।
ब्रेक के बाद हाजिर आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। यूपी मांगे उत्तर में आज हम बात कर रहे हैं एक बार फिर उस टूल किट की जिस टूल किट को लेकर सियासी गलियारों में बवाल मचा हुआ है। बीजेपी का आरोप है कांग्रेस ने एक टूल किट तैयार की, उसे जारी किया, अपने कार्यकर्ताओं को, लोगों को निर्देश दिया कि किस तरह से प्रधानमंत्री की छवि खराब करनी है, मोदी जी की छवि खराब करनी है और जाने अनजाने देश को भी बदनाम करने की कोशिश की। यह बीजेपी का आरोप है टूल किट के बारे में। उधर कांग्रेस इन आरोपों को खारिज कर रही है, कांग्रेस इन आरोपों को झूठ बता रही है। कांग्रेस ने शिकायत दर्ज कराई है, बीजेपी ने कहा छवि खराब करने की कोशिश हो रही है। मामला टूल किट पर फोकस करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कोरोना के आंकड़े भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं ताकि कोरोना का अपडेट आपको मिलता रहे। जिस वक्त हम ये चर्चा कर रहे हैं ये सारे ग्राफिक्स के जरिए आंकड़े आपके सामने हैं। 4 खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, समाजवादी पार्टी की तरफ से उदयवीर सिंह जी, कांग्रेस की तरफ से मोहम्मद अब्बास हैदर साहब और राजनीतिक विश्लेषक मनीष हिंदवी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरीश जी आपके पास आ रहा हूं। हरीश जी, ब्रेक पर मैंने जाने से पहले मनीष जी से पूछा था, उन्होंने बड़ा एक छोटा सा लेकिन बहुत गहन और गंभीर सवाल पूछा। उन्होंने पूछा कि क्या आपको लगता है कि वाकई इस वक्त कोई उस मूल समस्या पर विचार कर रहा है या चिंतित है, फिक्रमंद है, जिस पर फिक्र होनी चाहिए? आप भी हट गए हैं क्या उस मुद्दे से? नहीं, देखिए, ये तो देश जानता है। सरकार जिस तरह से लगातार कोरोना को कंटेन करने के लिए काम कर रही है और सेकेंड वेव में उत्तर प्रदेश की बात तो मैं बता सकता हूं आपको कि जिस तरह से पिछले एक पखवाड़े में जो संक्रमण दर है वो लगभग 1/3 रह गई है और रिकवरी दर 90% पहुंच गया है। वैक्सीनेशन और जांच, टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट इस मंत्र के आधार पर लगातार उत्तर प्रदेश में कोरोना को कंटेन करने के लिए काम कर रहा है। और एक दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जी गांव-गांव जाकर के, जिले-जिले जाकर के ये जो एक लगातार अप्रचार हो रहा है उसको, उसकी धरातली स्थिति को देखने और ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना को की टेस्टिंग ट्रेसिंग को लेकर के लोगों को गतिशीलता प्रदान करने के लिए, वहां का जायजा लेने के लिए लगातार दौरा कर रहे हैं। तो कोरोना अगर ठीक है, सेकेंड वेव में कोई चूक मैं मानता हूं कोई सिस्टम से हुई होगी, कोई दिक्कत आई होगी और एकदम से सुनामी की तरह से बहुत बड़ी संख्या में केसेस बढ़े, उसके अनुकूल हमारा स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ये सभी जानते हैं। कोई आज नई बात नहीं होगी, सबके सामने थी। और उदयवीर जी जो बात कह रहे थे किस तरह से हमने गंगा में लाशें नहीं देखी,
तो इस तरह से कभी इस महामारी का संकट भी उदयवीर जी भी ने नहीं देखा होगा। तो ये नहीं, तो इसका मतलब क्या हरीशचंद जी ये है कि महामारी आएगी तो नदियों में लाशें बहेंगी? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो लोग अतिरेक इस तरह कह रहे हैं वो गलत है। सरकार ने उसके लिए जल पुलिस और बहुत सारे बंदोबस्त किए, लेकिन उदयवीर जी भी इसी समाज के रहने वाले हैं, उनको इस बात को बखूबी पता है कि बहुत सारे लोग ग्रामीण क्षेत्रों में देखिए तो बहुत सारे लोग वो दाह संस्कार करने के बजाय या तो जमीन में दफन करते हैं या नदियों में प्रवाहित कर देते हैं। ये बहुत पुरानी भारतीय समाज की परंपरा रही। नहीं, परंपरा पर सवाल नहीं उठा रहे सर, हम तो संख्या पर सवाल उठा रहे हैं, तादाद पर सवाल उठा रहे हैं। वो जो है, देखिए मैं आता हूं हरीशचंद जी इस पर आपके पास, उस पर भी मैं बात कह रहा हूं। हरीशचंद जी मैं आता हूं इस पर आपके पास, क्योंकि मुझे एक सवाल आपसे और पूछना है, लेकिन जो आपने बात कही है, उदयवीर जी आप बोलिए। मेरा कहना यह है कि सरकार ये कह रही है कि ये कोरोना के से मृत्यु नहीं हुई है, ये तो जो दफनाए गए थे वो पानी आ गया उसमें ऊपर उठ के आ गए। अगर सरकार ये स्वीकार कर ले कि ये महामारी आई इसकी वजह से मृत्यु हुई, लखनऊ में पिछले 2.5 महीने में 13,500 डेथ सर्टिफिकेट बने और सरकार कहती है केवल 1,000 लोग कोरोना से मारे गए, 1,050। और इस समय एक्सीडेंटल डेथ्स, लॉकडाउन नहीं है तो जो एक्सीडेंटल और इस तरह की मृत्यु, जो अकाल मृत्यु ज्यादा होती थी वो हो नहीं रही क्योंकि लोग निकल नहीं रहे। तो हमारा कहना यह है कि सरकार अगर ये स्वीकार करे कि उसकी इतनी मृत्यु हुई, इतना नुकसान लोगों का हुआ, इनकी भरपाई हो। सरकार, शिक्षक संघ कह रहा है कि हमारे 1,621 शिक्षक मर गए कोरोना ड्यूटी करते हुए, इसमें ड्यूटी करते हैं, चुनाव ड्यूटी हुई कोरोना से। और शिक्षा मंत्री ने कल और सरकार ने कहा कि केवल 3 शिक्षक मरे। अब जमीन और आसमान का अंतर है। अगर आप संख्या कम करके दिखा रहे हैं तो राहत देने में, उनके परिवारों को मदद देने में, सब में लोग वंचित हो जाएंगे। हमारा तो ठोस कहना है कि क्या विपक्ष सरकार पे भरोसा करे? अगर विपक्ष को सरकार पे भरोसा करता है तो सरकार ने कहा कि हार्वर्ड ने हमारे मैनेजमेंट की तारीफ की है, हम लोग कोरोना विजेता हो गए, सेशन में कोई राय मशवरा लिया नहीं। हम लोग आपसे कह रहे हैं, मोदी जी ने कहा टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट पर ध्यान देंगे। टेस्टिंग आधी से ज्यादा कम करा दी आपने, लेबोरेटरीज बार-बार शिकायत कर रही हैं, आधी से कम करा दी। उदयवीर जी मैं आपसे पूछता हूं, कल 2,99,000 टेस्ट हुए हैं, 6 लाख टेस्ट कब हुए यूपी में एक दिन में? मैं आपको पूरे यूपी की नहीं कह रहा, मैं लखनऊ की बात कर रहा हूं आपसे। अच्छा, ठीक। क्योंकि सरकार जो बात अपनी कह रही है वो अपनी जगह कह रही है। लखनऊ में 35,000 32,000 टेस्ट हुए। ठीक, मैं जो बात आपसे कहना चाह रहा हूं, ट्रेसिंग का इस बात कोई फॉर्मूला ही नहीं रखा। हरीशचंद जी एक मिनट, ठीक है, रुक जाइए, पूरी बात। ट्रीटमेंट के लिए पूरी भाजपा के नेता ही चिल्ला रहे हैं कि हमको ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया। सुनिए उदयवीर, और 3 उदाहरण दे रहा हूं मैं, कॉन्क्रीट एग्जांपल दे रहा हूं 3। नहीं, जवाब दे देना आप हरीश जी। सीतापुर का ट्रॉमा सेंटर 2017 से बना खड़ा है, आज लोगों ने रिपोर्ट न्यूज भी की है, क्यों चालू नहीं हुआ साढ़े 4 साल में। लखनऊ का कैंसर हॉस्पिटल 2017 से बना खड़ा था, इतना बड़ा हॉस्पिटल नहीं चालू किया गया, क्यों? और गोरखपुर में 500 बेडेड बच्चों का हॉस्पिटल 4 साल से खड़ा था, उसको तैयार बना हुआ, सरकार ने क्यों तैयार नहीं किया? ठीक, हरीश जी आपने पूछने में इसका जवाब लेता हूं। हरीश जी जवाब दीजिए, उदयवीर जी ने कुछ सवाल पूछे हैं। प्रोजेक्ट्स को नहीं लागू करेंगे और इधर उधर भागेंगे तो कैसे काम चलेगा? हरीश जी अब आप बोलिए। देखिए उदयवीर जी, ये जो तरह तरह के इस तरह के सवाल हैं जी, लखनऊ के कैंसर हॉस्पिटल में भी 200 बेड का कोविड हॉस्पिटल चल रहा है, आपको मालूम होगा। और सीतापुर की कब बना? खोज करके कब बना? वो ले आए हैं, अभी बना कोरोना में। 4 साल क्या हुआ? पीएचसी पे बेडों की संख्या बढ़ाई गई है, पीडियाट्रिक आईसीयू बनाने की बात हर जगह मेडिकल कॉलेज से लेकर बात हुई है ना, पिछले 1 साल में क्या हुआ ये बात हो रही है। ये उदयवीर जी अब आप सुन लीजिए, सवाल तो पिछली तैयारी का है। उदयवीर जी आपने सवाल पूछे हैं, जवाब ले लीजिए। लेने के लिए भ्रामक बातें करते रहिए, ये इसका कोई अर्थ नहीं है। लखनऊ में टेस्टिंग क्यों आदि कर दी गई? आप मुझे बताइए कि लखनऊ में 5,000 से ज्यादा केसेस पर डे आ रहे थे, आज 500-600 के आसपास आ रहे हैं, तो अपने आप स्वतः घट जाएगी। और जब बेड की दिक्कतें थी, जब ऑक्सीजन की दिक्कतें थी, जब दवा की दिक्कतें थी, तो सबको मालूम था। आज न बेड की दिक्कत है, न ऑक्सीजन की दिक्कत है, न दवा की दिक्कत है। सरकार ने वो प्रबंध किए और एक समय जब एक
नहीं, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है हरीश जी कि मरीज कम हुए तो संसाधन पर्याप्त दिख रहे हैं, तो या दरअसल संसाधन बढ़े हैं इसलिए मरीज कम दिख रहे हैं। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बहस का विषय। मैं लौट रहा हूं इस पर आपके पास। हरीश जी आता हूं आपके पास। उदयवीर जी आपके पास भी आ रहा हूं। एक मिनट। नहीं हरीश जी देखिए, हरीश जी, उदयवीर जी अगर बीच में अब्बास साहब नहीं टोक रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको बोलने का मौका नहीं मिलेगा। एक मिनट हरीश जी, एक मिनट। अब्बास जी आपके पास आ रहा हूं। पूरा दीजिए। अब्बास जी, सीधा मेरा सवाल आपसे ये है कि सर देखिए, ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है, आपने आरोप लगाया, तो आप भटक गए क्या? आज भी आप उन मुद्दों पर बने रहिए ना जो मुद्दे देश की जनता के हक में हैं। आप उन आंकड़ों पर बने रहिए, या उन आंकड़ों पर भरोसा नहीं आपको? आसिफ भाई, अभी मनीष जी की बात को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा। आज हिंदुस्तान में 4500 से ज्यादा मौतें हुई, जो विश्व का अब तक का सबसे बड़ा मौत का आंकड़ा है। ठीक है, 1 अप्रैल को करीब 467 लोगों की मौत हुई थी जब 36 लाख से ज्यादा टेस्ट हुए थे। आप समझ लीजिए 16 मई को 4100 से ज्यादा मौतें हुई हैं और टेस्टिंग घट के 6,83,000 हो गई है। आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, ये सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट का काम कर रही हैं। योगी जी पश्चिम उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में जाते हैं एक दिन में, तो 3 जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उसके बाद नोएडा के एनटीपीसी गेस्ट हाउस में सारे एडिटर्स को बुला के मीटिंग करते हैं। एक अधिकारी जो पिछली 2 सरकारों का यही काम करते आए थे, वो फिर यहाँ पर आ गए हैं और इनका सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट का काम देख रहे हैं। तो सरकार अपनी छवि बनाना चाहती है, उसी चीज का हिस्सा भी ये टूल किट है। बस वो अपनी छवि मेंटेन, अगर इतनी मेहनत ये लोग कोविड मैनेजमेंट पे कर लेते तो शायद ये परिस्थिति ना होती। एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा, लॉकडाउन लगा करके विवशता थी लॉकडाउन लगाना। लॉकडाउन लगा करके जैसे वीडियो गेम या किसी चीज में पॉज बटन होता है ना, ये पॉज बटन है। ये आपने संक्रमण को बस थामा है, जैसे आप फिर से उसको प्ले करेंगे, रिज्यूम करेंगे तो फिर से ये संक्रमण बढ़ सकता है। इसके लिए सरकार को मजबूत तैयारी करनी चाहिए। नहीं तो फिर इस पॉज बटन को प्ले करने के लिए और लोग पॉजिटिव भी ना हो, इसके लिए आपका क्या सुझाव है? देखिए, इसके लिए हमारा सुझाव ये है कि आगे चल के सरकार को अपनी मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करना चाहिए, बेडों की संख्या बढ़ानी चाहिए। अब अब्बास जी, मैं सुनना आपसे यही चाहता था। मेरा आपसे सवाल जो है, मूल सवाल वो यही, क्या देश में यूपी में आपकी कभी सरकार नहीं रही? क्या ऐसा अभी पिछले 5, 10 साल, 15 साल में हुआ है कि प्रति व्यक्ति डॉक्टरों की संख्या गिरती चली गई, मेडिकल कॉलेज बंद होते चले गए? आपने क्यों नहीं खड़ी की व्यवस्था? आज अगर सरकार है, उसके सामने चुनौती है कि वो लोगों को संसाधन उपलब्ध कराए, लेकिन इतने साल राज करने के बावजूद आपने मेडिकल सुविधाएं क्यों नहीं बढ़ाई? क्योंकि कोई पेंडेमिक नहीं आया था इसलिए? देखिए आसिफ जी, 32 साल से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है, और आप ये चीज समझिए कि 1 मिनट में जवाब दूंगा। बड़े हरीश जी एक मिनट सुन लीजिए। हरीश जी हो चाहे वो सब, मैं बात अपनी देखिए, मैंने आदरणीय हरीश जी को मैंने नहीं बोला था, नहीं वो चुप हो गए, कोई नहीं, आप बोलिए। कांग्रेस पार्टी के बनाए हुए हैं आप मैं देखिए, बिल्कुल मैं आपसे कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश की फंडामेंटल जो मूलभूत सुविधाएं उस पे काम किया। आप उस पे काम करिए। आपको पैंडेमिक आने के बाद 1 साल का समय मिला था सेकेंड वेव की तैयारी करने का, जिसको आपने सही से उपयोग नहीं किया, ये आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, वो आपका सवाल बड़ा वाजिब है, उस पर हमने कई बार बहस भी की है कि वक्त पर्याप्त था लेकिन संसाधन क्या उस हिसाब से हुए। मैं लौट रहा हूं, लेकिन तब जबकि आप जवाब दे रहे हैं तो आप खुद पर सवाल उठा रहे हैं कि 32 साल से यूपी में सरकार नहीं है, जबकि आप कहते हैं मूलभूत सुविधाओं पर काम और कहना चाह रहा हूं, तो अगर मूलभूत सुविधाओं पर काम किया तो 32 साल तक जनता ने आप पर भरोसा क्यों नहीं जताया? वो मेरी बहस का विषय नहीं है। अब्बास जी मैं आ रहा हूं आपके पास। मनीष जी आपके पास आ रहा हूं। मनीष जी, क्या ये 5-10 सालों की सरकारों पर थोप दें हम, वो चाहे देश की हो, चाहे यूपी की हो, चाहे बाकी राज्यों की हो, कि सारी की सारी जिम्मेदारी उसकी है? ऐसी किसी स्थिति के लिए कौन सी सरकार ने अपने यहां सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया था? तमाम राज्यों की बात कर रहा हूं मनीष जी मैं। ये तो हम सब मानते हैं, हम आप और यहाँ जितने लोग बैठे हैं, शायद अगर माइक बंद हो जाए तो सब मानेंगे कि 2 बहुत महत्वपूर्ण। उदयवीर जी मैं आ रहा हूं, 1 मिनट रुकिए आप। एक स्वास्थ्य और एक शिक्षा, हेल्थ और एजुकेशन। और हेल्थ और एजुकेशन पर हमारे देश में पर्याप्त काम कोई नहीं कर रहा है। ना किसी ने किया था, ना कोई कर रहा है, ना आगे करने की किसी की इच्छा मुझे दिखाई पड़ती है। जीडीपी का जो हिस्सा हम खर्च कर रहे हैं हेल्थ और एजुकेशन पर, और ये आज से नहीं हो रहा है, सालों से हो रहा है, ये पूरी दुनिया के लीस्ट में से है। जो दुनिया के देश सबसे कम पैसा खर्च करते हैं हेल्थ और एजुकेशन पर, उसमें एक हम भी हैं। सवाल इस बात का है साहब, आप आदमी को ह्यूमन रिसोर्स कैसे बनाएंगे? उसको स्वस्थ रखिए, उसको शिक्षित रखिए, उसको प्रशिक्षित रखिए, और ये तीनों काम आप नहीं कर रहे हैं।
अगर आप ये तीनों काम नहीं कर रहे हैं तो आप विकास के पायदान में तो पिछड़ ही जाएंगे। ठीक, मनीष जी लौट रहा हूं मैं आपके पास। उदयवीर जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं और मैं वही सवाल पूछ रहा हूं जो मैंने अब्बास जी से पूछा था कि क्या पहले हमारे पास पर्याप्त संसाधन थे? क्या इस तरह की महामारी झेलने के लिए पर्याप्त संसाधन थे? अब अगर संसाधन बढ़ रहे हैं इसलिए केसेस कम हो रहे हैं, या दरअसल भगवान का शुक्र है कि केसेस कम हो रहे हैं इसलिए हमको संसाधन पर्याप्त नजर आ रहे हैं? देखिए अब्बास जी, सरकारों के पास पैसा है, बजट है, डाइवर्जन सब नहीं, ये आप अब्बास जी से कह रहे हैं, मुझे कह रहे हैं? इस बीमारी पे हुआ है। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं। अच्छा, मेरा नाम आसिफ है सर। आसिफ जी से कह रहा हूं। जी जी जी। अब पैंडेमिक में एक पीक आता है और एक डाउनफॉल होता है। और पैंडेमिक में जब आप लॉकडाउन करेंगे, मूवमेंट ट्रेस करेंगे तो चीजें बढ़ेंगी घटेंगी, वो एक अपनी व्यवस्था है। हमारा पहला कारण सवाल ये है कि पिछले एक साल में जो हमारे विधायकों का पिछले साल का फंड आपने 1200 करोड़ रुपया रोका, उसको डाले रहे, कुछ नहीं किया पूरी साल, विजेता बने रहे, विजेता हैं हम, विजेता हैं, हमने जीत लिया, हम गुरु हैं। अब सवाल दूसरा यह है कि पिछली सरकार ने जो काम किया, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अखिलेश यादव जी की सरकार थी, उसने अपना प्रयास किया, उसने 30 जिला मुख्यालय को उनको अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज का दर्जा देना शुरू किया, उनको बजट दिया। जितना बजट हमने पिछली लास्ट की एक साल में दिया उतना पिछले 4 साल में नहीं दे पाई है सरकार। और मैंने 3 उदाहरण दिए आपको, सीतापुर, लखनऊ, गोरखपुर। हमसे एम्स के लिए जगह मांगी तो हमारी सरकार ने रायबरेली में दी, गोरखपुर में दी। आपको हम बना के देके गए थे 17 से 2022-21 तक अगर कोई फंड रिलीज नहीं हुआ इन तीनों संस्थानों को, इसका मतलब यहां कोई काम नहीं होना था। और आपने इस महीने कोविड में इसको अस्पताल को शुरू कर दिया, तो बगैर फंड रिलीज किए कौन सा काम किया जो आप शुरू कर दिया और पहले नहीं कर पाए? सवाल यह है कि जो हमारी अखिलेश यादव जी की सरकार हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रही थी, आपने द्वेषवश उसको रोक दिया। आप अपना प्रयास करिए। मेरे हाथ में पेंडेमिक नहीं है, आपके हाथ में पेंडेमिक नहीं है। अगर 13,500 मौतें लखनऊ में हुई हैं, तो अगर आप 5,000 कर लेते, 7,000 कर लेते, जितना कम कर पाते, वो प्रयास तो दिखना चाहिए। हिसाब किताब तो लोग उसका मांग रहे हैं जो एक साल आप बैठे रहे और आप अपने को हार्वर्ड और WHO का सर्टिफिकेट दिखाते रहे, और आपका डायरेक्टर इंफॉर्मेशन सारे चैनलों को, सारे अखबार वालों को फोन पे बताता है कि कैसे कैसे हमारी बीजेपी की हार को जीत बताइए। अरे सरकार का डायरेक्टर इंफॉर्मेशन है या भाजपा का डायरेक्टर इंफॉर्मेशन है? और सरकार जवाब नहीं देती। मैंने खुद सवाल किया है, विधान परिषद के सदस्य के रूप में सवाल किया कि क्या ये आदमी IAS अधिकारी चुनाव नहीं, दरअसल उदयवीर जी, तब जबकि आप मेडिकल कॉलेजेस का जिक्र करते हैं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जिक्र करते हैं, मैं आपसे ये पूछता हूं कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, न जाने ऐसे कितने राज्य हैं जहां एक सरकार ने 15 साल सरकार रिपीट की है, क्यों फिर आप अगली बार भी नहीं आ पाए? सर क्या वजह है? क्या मैसेज नहीं पहुंचा पाए जनता तक, अपने काम नहीं पहुंचा पाए, या उदयवीर सिंह जी उस वक्त ये बातें नहीं रख पाए थे? आसिफ जी, हमारी विडंबना ये है कि हेल्थ डेवलपमेंट इमोशनल इशू नहीं बन पाया देश में। कोई सरकार काम बोलता पे, अटल जी लड़े साइनिंग इंडिया पे हार गए, हम लोग लड़े काम बोलता पे, क्योंकि हमें काम किया था, हमें उस पर भरोसा था। हम हिंदू मुसलमान शमशान कब्रिस्तान पे चुनाव नहीं लड़े थे, बीजेपी वहां लड़ने गई थी। तो सवाल यह है कि देश में अगर इमोशनल इशू हो जाए डेवलपमेंट, लोग कहें मुझे डेवलपमेंट चाहिए, और इस बार होगा क्योंकि लोगों ने अपने नजदीकियों को, भाजपा के नेताओं ने मरते देखा, उन्हें समझ में आया कि हमें अस्पताल की जरूरत थी। ये बहुत अच्छी बात कही आपने उदयवीर जी, मैं लौट रहा हूं इस पर आपके पास। नहीं, ये बहुत अच्छी बात कही आपने हरीश जी, इसके पहले मैं आपके पास लोगों ने महसूस किया कि काम किया था अखिलेश यादव जी ने, उदयवीर जी आ रहा हूं आपके पास, मैं आपके पास आऊं। हरीश जी, उससे पहले मनीष जी, ये एक बार फिर देखिए किस तरह प्रमाणित हुआ। हरीश जी आता हूं, नहीं जवाब तो देना दिया। अरे हरीश जी आपसे, हाँ मैं, आप नोट करिए ना सर, एक मिनट आप नोट करके रखिए, मैं आता हूं आपके पास। मनीष जी, इसका मतलब ये फिर प्रमाणित हुआ, ये फिर साबित हुआ कि इमोशनल मुद्दे सियासत के, यानी हिंदू मुसलमान, इन पर चुनाव लड़ेंगे तो जीतेंगे, बाकी आप इंफ्रास्ट्रक्चर पर चुनाव लड़िए, आप विकास पर चुनाव लड़िए, तो शायद जनता भी आपको वोट देने से कतराए। कम से कम उदयवीर सिंह जी तो यही कह रहे हैं। नहीं, मैं इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूं कि भारत की जो स्थिति है वो कुल मिलाकर यही है, और खासतौर से जो हमारा ये जो नॉर्थ इंडिया का जो बेल्ट है
इसके लिए पूरी तरीके से बात अक्षरशः लागू है कि अगर आप विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ते हैं तो कोई आपके साथ नहीं जाता है। आप धर्म के और जाति के मुद्दे पर चुनाव लड़ते हैं, हर आदमी आपके साथ है और उसी पर वोट होती है। और इसीलिए हम इस बुरी हालत में हैं, इतने पीछे हैं और इस खराब स्थिति में हैं कि नौकरियां नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था नहीं है। ये इसका कारण यही है। हरीश जी, इसका मतलब अगर ये मंदिर मस्जिद के चक्कर में नहीं पड़े होते, अगर कब्रिस्तान शमशान के चक्कर में नहीं पड़े होते, तो आज बहुत से लोग कब्रिस्तान शमशान में नहीं बल्कि अपने परिवारों के बीच हंस खेल रहे होते। आपको भी लगता है? आसिफ जी, जो लोग जात पात की राजनीति खेल रहे थे, जो लोग माफियाओं और गुंडों की राजनीति कर रहे थे, आज वो भाषण देते हैं तो बहुत हास्यास्पद लगता है। और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की जहां तक बात है, योगी सरकार 30 मेडिकल कॉलेजेस उत्तर प्रदेश में बना रही है। कहाँ है वो? और रायबरेली एम्स शुरू हो गया बिना फंड के नहीं। लखनऊ का कैंसर यूनिवर्सिटी जो बनी वो चल रही है, वो बिना फंड के नहीं। तो इस तरह के प्रचार के लिए आप भ्रामक बातें कहें तो उसका अर्थ नहीं है। धरातल पे उतरिए और धरातल पे केवल पैंडेमिक को। उदयवीर जी सुन लीजिए एक मिनट, उदयवीर जी एक मिनट सुनिए, मैंने आपसे सवाल पूछा था, रुकिए अभी आप एक मिनट। और जो अब्बास जी कह रहे थे, अब्बास जी जो कह रहे थे हिंदुस्तान की आबादी, वो कह रहे थे कि दुनिया किसी मुल्क में इतनी कैजुअलिटी नहीं हुई। कैजुअलिटी एक भी हो बहुत दुखद है, बहुत पीड़ा देने वाली है। लेकिन अगर आप दुनिया के उन मुल्कों के सापेक्ष जो हिंदुस्तान की आबादी है, जो उत्तर प्रदेश की आबादी है, उसके आबादी के सापेक्ष अगर इस तरह की चीजों का एनालिसिस करेंगे तो संभवतः इस तरह की भ्रामक बातें नहीं करेंगे। और उदयवीर जी जो कह रहे थे कि 13,000 मौतें लखनऊ में हो गई, मुझे लगता है कि उनको अपने आंकड़े को करेक्ट करना चाहिए। फिर से जो उनका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है उससे जरा धरातली जानकारी लेनी चाहिए। इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए कि जो यही लोग हैं जो वैक्सीन को लेकर के जो भ्रामक बातें कहते रहे, और जो लॉकडाउन को लेकर के कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, यही लोग हैं जो उत्तर प्रदेश में भ्रम फैलाते रहे। 18 करोड़ वैक्सीन दी गई हिंदुस्तान में और बहुत सारे राज्यों ने 50% उसको बेकार किया। और इस भ्रम का नतीजा यह रहा कि जो फ्रंट वॉरियर थे, डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ, वो भी वैक्सीन लगवाने में हेजिटेट करते रहे। समाजवादी पार्टी के तो जो नंबर 2 थे आजम खान साहब, उन्होंने मना कर दिया था, अधिकारी गए उनके पास वैक्सीन लगवाने के लिए। तो ये वो लोग हैं जो गैर जिम्मेदारी से समाज में काम करते हैं और उसके बाद सारा कूड़े का ढेर सरकार के सिर पे डालना चाहते हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूं हरीश जी आपके पास। हरीश जी आता हूं। अब्बास जी, तो अमेरिका जैसे देश में जहां सर्व सुविधा है, जहां संसाधन पर्याप्त हैं, वहां 6 लाख लोग मरते हैं कोरोना से। तो इंडिया में लोगों की इम्यूनिटी मजबूत है, संसाधन पर्याप्त है, सरकार अच्छा काम कर रही है, आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। क्या हो रहा है भारत में? आसिफ भाई, ये मैं भाजपा के प्रवक्ता की तो बात नहीं कर रहा हूँ। इसके अलावा कोई देश का नागरिक इस बात में विश्वास रखता है कि जो आंकड़े दिए गए हैं वो सच हैं? क्या मौतें छुपाई नहीं गई हैं हिंदुस्तान में? जब ये कह रहे थे कानपुर में एक जिले में कि 3 मौतें हुई, तो कितने शमशानों की रिपोर्ट है? देखिए, ये सबको पता है कि असलियत में देश में कितनी मौतें हुई हैं। अब्बास जी, बूथ पे ब्लॉक पे आपके कार्यकर्ता हैं, आपने एक जिले के भी रजिस्टर खंगाल के एक जिले का भी तथ्यात्मक आपने तुलना की, अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि जाके पता करिए उस शमशान में कितने रजिस्टर में चढ़े, यहाँ कितने चढ़े, और अगले दिन बताइए कि सरकार ने इतने बताया और ये है। यहाँ सिर्फ कहने भर से हो जाएगा क्या? आसिफ जी 5 सेकंड। जन्म और मृत्यु एक ऐसी बिल्कुल बिल्कुल आसिफ जी, ये चीजें बिल्कुल आएंगी। अभी आप ही का चैनल दिखाएगा कुछ दिन के बाद, जब सही डेटा आ जाएगा कि कितनी मौतें हुई हैं असलियत में। देखिए, अब मुझे बोल देने दीजिए। ऐसा है ना, भारतीय जनता पार्टी का ये जो इनका सीधा सा एजेंडा है कि ना ये किसी की मदद करेंगे ना मदद करने देंगे। अभी दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है कि 1110 ट्वीट किए इनके टॉप के 10 मंत्रियों ने, उसमें से एक भी ट्वीट ऐसा नहीं था किसी की मदद का जवाब दिया हो। जब कांग्रेस पार्टी के नेता मदद करते हैं तो किसी से दवाई छीन ली जाती है और उनको बदनाम किया जाता है और दिल्ली पुलिस और जांच एजेंसियां उनके ऊपर लगा दी जाती है कि भैया आप मदद क्यों कर रहे हो। ठीक है, जब हाईकोर्ट कहता है कि आप जो है नहीं कर रहे हो सर, मदद कर रहे हो, तो क्या असली दवाइयां नकली दवाइयां उस पर जांच है? अब वो उस पर ले जाएंगे तो वो नई बहस शुरू हो जाएगी। और खैर, हम में से एक भी ऐसा एक्सपर्ट नहीं है जो दवाइयों की जांच कर सके। सरकारों ने ही अभी और बहस करेंगे सर उस पर। सर वक्त खत्म हो गया मेरे पास। बहुत धन्यवाद अब्बास जी, पार्टी की उदयवीर जी, अब्बास साहब, हरीश जी, बहुत धन्यवाद आपका।
मनीष जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, लेकिन आज हमने चर्चा की टूल किट पर, आज हमने चर्चा की आंकड़ों पर, हमने ये बात की कि क्या वाकई टूल किट से देश को, प्रधानमंत्री को, सरकार को बदनाम करने की कोशिश हुई, क्या मुद्दा भटकाने की कोशिश हो रही है? अगर हो रही है तो क्या विपक्ष मुद्दा भटक गया है, मुद्दे से भटक गया है? ये वो तमाम सवाल थे जिनके जवाब जानने की कोशिश की। एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना होगा। ब्रेक के बाद भी जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ।